कहानी की शुरुआत में कोरिया का माइग्रेशन ऑफिस दिखाया जाता है। फाइलान अपना पासपोर्ट लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। सालों बाद आज ही कांग जेल से रिहा हुआ है। वो एक अव्वल दर्जे का गुंडा था, अपने समय का। अब उसकी उम्र हो चुकी है, मगर उसकी रौब झाड़ने वाली आदत गई नहीं अभी तक। अभी भी पहले जैसे ही कांग अपने एक पुराने जिगरी दोस्त के यहाँ ठहरा है। वो दोनों पहले गैंगस्टर योंगशिन के लिए काम करते थे। उसने बताया कि बॉस ने कल उसे अपने अड्डे पर बुलाया है। फिलहाल तो कांग को काम की जरूरत है। अगली शाम बार में योंगशिन अपने आदमियों को खरी खोटी सुना रहा है, क्योंकि उसका धंधा अब डूबने लगा है। इस माहौल में पहले की तरह धंधा करना मुश्किल है। कांग सुबह योंगसिक के पास गया। उसे कुछ नए लड़कों के साथ एक दुकान की हफ्ता वसूली के लिए भेजा गया। उस दुकान का वो पुराना ग्राहक था, इसीलिए ज्यादा सख्त नहीं हो पाया और उम्र भी तो पहले जैसी नहीं रही। उसकी नाकामी देखकर उन लड़कों से उसकी तू मैं हो गई। जब यह बात योंगसिक को मालूम चली, उसने उन लड़कों को खूब मारा, लेकिन उनके सामने कांग को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसके साथ तब से है जब ये गैंग बना था। सबके चले जाने के बाद उसने कांग को बहुत बुरा भला कहा, 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए और कहा अब उसमें वो पहले जैसी बात नहीं रही। वो इस गैंग के लिए बोझ हो गया है। मगर शाम होते होते शराब के नशे में सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। तभी अचानक कांच की खिड़की से बाहर देखने पर योंगसिक को दूसरे गैंग का लड़का उसके बार में नजर आया। पहले से ही नशे में धुत योंगसिक जाकर उस लड़के से लड़ने लगा। पीछे पीछे कांग भी आया। योंगसिक ने उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो मर ही गया। अगले दिन कांग चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, जैसे कल रात के हुए हादसे को वो सपने की तरह भूल जाना चाहता हो। पर हकीकत को ज्यादा देर तक टाला भी तो नहीं जा सकता। योंगसिक ने उसे मिलने के लिए बुलावा भेजा है। आज योंगसिक बिल्कुल बदला बदला सा है। उसने हाथ पकड़कर कांग को बैठने को कहा। उससे बड़े प्यार से बातें कर रहा है। कांग का एक सपना है, वो मछली पकड़ने वाली छोटी सी नाव लेकर अपने गांव लौट जाना चाहता है, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारेगा। योंगसिक ने कहा, मैं तुम्हारा वो सपना पूरा करने के लिए राजी हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसे इल्जाम अपने सर लेना होगा। उसने आगे कहा, पुलिस कल रात मिले लाश के खूनी की तलाश कर रही है। मेरे नाम तो पहले से इतने केस दर्ज हैं कि अगर मैं जेल गया तो 20 साल तक बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर तुम्हारा तो छोटा मोटा रिकॉर्ड है, तुम 10 साल में ही छूट जाओगे। कांग उसके मुंह पर मना तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने सोचने के लिए वक्त मांगा। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा है। जब भी वो ज्यादा पी लेता, अपने सपने के बारे में बातें करता। उसके दोस्त ने कहा, तुम में अपना सपना पूरा करने का दम नहीं है। इस बात में ताव में आकर उसने योंगसिक को फोन लगाया और कहा, मैं तुम्हारी जगह जेल जाने को तैयार हूँ, तुम्हारा जुर्म अपने सर पे लेने को तैयार हूँ, मगर मुझे अभी के अभी अपने अकाउंट में पैसे चाहिए नाव खरीदने के लिए। अगली सुबह जब नशा उतरा, उसने सोचा सौदा ठीक ही है, वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। 10 साल के बाद निकलूंगा और अपनी नाव लेकर बुढ़ापा चैन से गुजारूंगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जाकर देखा तो पुलिस आई है। कहा कि उसकी पत्नी चल बसी है, उसे साथ चलना होगा। और इसके साथ ही कहानी कई साल पीछे लौट जाती है। उसकी बीवी का नाम फाइलान है। वो चाइना से है। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद वहाँ कोई सगा नहीं बचा, इसीलिए वो कोरिया किसी रिश्तेदार के पास आ गई। यहाँ आकर पता चला कि वो लोग तो पिछले साल ही अमेरिका जा चुके हैं। उसे वापस अपने देश जाना होगा, नहीं तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। फाइलान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, क्या करे। उसने सामने बैठे अफसर से कहा, मैं यहाँ रहकर काम करना चाहती हूँ। मैंने स्कूल में कोरियन भाषा भी सीखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर तक उसका मासूम चेहरा देखने के बाद अफसर ने कहा, एक रास्ता है, अगर तुम यहाँ किसी कोरियन से शादी कर लोगी तो इसके बाद तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। पैसों के लिए जवान कांग उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ दफ्तर में पहुँच गया। ये शादी उसके वही दोस्त यून ने करवाई है। जब कांग अपना हिस्सा लेकर जाने लगा, यून ने मजाक में कहा, अरे अरे अपनी पत्नी को देख तो लो। दरवाजे से मुंह निकालकर कांग ने देखा एक कम उम्र की
सुंदर सी लड़की बैठी है, लेकिन वो अंदर नहीं गया और मजाक मजाक में अपना लाल रुमाल यून की तरफ फेंक कर बोला, उसे शादी का तोहफा दे देना। और यहाँ अंदर बैठी फाइलान उसका पासपोर्ट फोटो देख रही है। कहानी फिर आज के समय पर आ गई। कांग योंगशिक के सामने बैठा है। उसने उसे पूरी बात बताई कि पुलिस कार्यवाही के लिए उसे फाइलान के शहर जाना होगा। जाते वक्त योंगशिक ने उसके जेब में कुछ पैसे डाले और कहा, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? कांग मुस्कुराकर वहां से निकल गया। कांग और उसका दोस्त योंग दोनों ट्रेन से रवाना हुए। कांग को तो फाइलान के बारे में उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। यौन उसे उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहा है ताकि पुलिस को कोई शक ना हो, और साथ ही उसकी पासपोर्ट फोटो भी थमाई। कुछ देर तक कांग उसे देखता रह गया। पता नहीं क्यों एक अजीब सा लगाव महसूस कर रहा है वो। एक तरह से वो हमेशा से ही अकेला था। इस तरह का कोई रिश्ता कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, मगर किसी में एक रिश्ता देखना एक बड़ा अजीब एहसास है उसके लिए। साथ साथ फाइलान की कहानी भी चल रही है। उसे उस एजेंसी ने शादी कराकर यहाँ की नागरिकता दिलवा दी ताकि उससे धंधा निकाल सके। फाइलान को ट्रेन से इस शहर लाया गया जहाँ एक बड़े व्यापारी को उसे बेचा जा रहा है। फाइलान को कुछ समझ नहीं आ रहा। बाथरूम में बैठे बैठे वो सोच रही है कि अब क्या करे। अब कुछ देर बाद वो हंसते हुए बाहर आई और उसके मुंह से खून निकल रहा है, जिसे देखकर वो आदमी भाग गया। जिसके साथ वो यहाँ आई है वो अपने बॉस को फोन पर कह रहा है, ये लड़की तो बीमार निकली, हमारे पैसे डूब गए, अब इसका क्या करना है। दरअसल बाथरूम में जब उसे कुछ नहीं सूझा, उसने अपनी जीभ काट ली और खांसते वक्त जानबूझकर मुंह से खून निकाला। अब यून ने एजेंट से बात करके उसे पास ही किसी कपड़े धुलाई के यहाँ काम दिलवाकर अपना पीछा छुड़वा लिया। वहाँ की मालकिन ने उसे वहाँ रख तो लिया, लेकिन दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आती। फाइलान ने माइग्रेशन ऑफिस में झूठ कहा था कि उसे कोरियन आती है, लेकिन अगले ही दिन वो उसकी लगन और फुर्ती को देखकर दंग रह गई। इतनी सी बच्ची इतना सारा काम कैसे कर लेती है। धीरे धीरे वो दोनों घुलने मिलने लगे। मिसेस हान उसे कोरिया में कुछ कुछ सिखाती और कपड़ा पहुंचाते वक्त वो उन टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल करती। कहानी वापस वर्तमान में आ गई। कांग गहरी सोच में डूबा है। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे क्या सोचना चाहिए, कि वो क्या सोच रहा है। तभी यौन ने उसे एक चिट्ठी दी जो फाइलान की चीजों से बरामद हुई है। चिट्ठी कोरियन भाषा में लिखी है, यानी उसे यहाँ रहते हुए काफी लंबा समय बीत चुका था। डियर मिस्टर, आप कैसे हैं? मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझसे शादी करने के लिए। आप ही की वजह से आज मैं यहाँ रहकर काम कर पा रही हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छे आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फाइलान। ये पढ़ते हुए अनमने मन से कांग मुस्कुरा रहा है। ये खत उसे किसी प्रेम पत्र जैसा लगा, मगर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई, क्योंकि उसका ये एहसास अब एक तरफा है। ट्रेन से उतरकर उन्होंने टैक्सी ली और अब उसी एजेंसी के पास जा रहे हैं। वहां उन्हें पता चला कि 1 महीने पहले वो उनसे मिलने आई थी, अपनी बीमारी की बात कर रही थी, मगर उसे लौटा दिया गया ये कहकर कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। रात नशे में कांग फाइलान की चिट्ठी को उलट पलट कर देख रहा है और मन ही मन बुदबुदा रहा है, तुम और मैं, हम दोनों ही बड़े बेवकूफ किस्म के लोग हैं। एक तरफ तुम जो मुझ जैसे गए गुजरे इंसान को भगवान का दर्जा देती रही, और एक तरफ मैं जो अपने दोस्त के लिए जेल जाने वाला हूँ। अच्छी जोड़ी है हमारी, कहकर मुस्कुराते हुए सो गया। एक दिन फाइलान के पास माइग्रेशन ऑफिस से अफसर जांच पड़ताल करने आए हैं कि क्या वाकई में फाइलान की शादी हुई है या फिर वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रही है। अफसर के चले जाने के बाद फाइलान अपने कमरे में एक कोने में बैठी है। इस पूरी दुनिया में अगर उसका कोई सगा कहने को है तो इस मैरिज सर्टिफिकेट पर कांग का नाम, पता नहीं कैसा होगा, वो कहाँ होगा। फाइलान उसे एक खत भेजने का सोचती है। अपनी टूटी फूटी भाषा में वो चिट्ठी लिख रही है, वही चिट्ठी जो आज कांग के पास है। अगले दिन यून उसे रास्ते में मिला, वही उसका दोस्त जिसने उन दोनों की शादी करवाई थी। फाइलान उसे देखते ही बोली, आप मेरी तरफ से मिस्टर कांग का हालचाल पूछ लेना। तो उसने भी मजाक में बोला, हाँ हाँ,
वो भी तुम्हें बहुत याद करता है, तुमसे मिलना भी चाहता है। भोली भाली फाइलान यौन का वो सब कहा सच समझ बैठी। एक दिन कपड़ा तय करते वक्त उसे वही कांग का भेजा लाल रुमाल मिला। वो अभी तक उस चिट्ठी को भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई जो उसने लिखी थी, पर आज आधी रात को ही साइकिल लेकर पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स के पास पहुंचकर उसे डाल दिया। लेकिन अगले ही पल वो चिट्ठी वापस निकाल ली। फिर उसने 2 टूथब्रश खरीदे, एक कांग के लिए। फाइलान मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी है और उसके साथ रहने के सपने देखती है। लेकिन ये सपना ज्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन काम करते हुए फाइलान के मुंह से इस बार सच में खून निकला। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके पास मदद के लिए जाए। रात भर उसे नींद नहीं आई। अब यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में फाइलान के मरे 2 दिन हो चुके हैं। पति होने के नाते उससे थोड़ी पूछताछ की जाने लगी। कांग बोला, हम दोनों इतने समय से दूर रह रहे थे, मुझे मालूम ही नहीं था कि वो बीमार है, नहीं तो मैं ऐसा होने नहीं देता। पुलिस अफसर ने उसे बीच में टोकते हुए वहां से चले जाने को कहा। इस बात से कांग को बहुत ठेस पहुंची और वही उनमें बहस शुरू हो गई। यौन उसे खींचते हुए बाहर ले आया। अब दोनों बस में हैं। वो कांग से बोला, तुम इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो, जैसे वो सच में तुम्हारी बीवी थी। कांग बोला, हाँ थी तो। फिर यौन बोला, यौनसिक ने कहा है उसे कुछ बात करनी है तुमसे, फोन कर लेना। फिर कांग कुछ सोचता हुआ कांच लगी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। यहाँ फाइलान को जब अपनी बीमारी का मालूम पड़ा, कोई सहारा ना पाकर वो उस नौकरी दिलाने वाले ब्रोकर के पास गई कुछ पैसे मांगने, जिसे वो धीरे धीरे चुका देगी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद फाइलान एक लंबा सफर तय करके कांग के काम करने वाली दुकान के सामने खड़ी है। वो कांच के दरवाजे से अंदर बैठे कांग को देखकर खुश हो रही है। अब इधर कांग फाइलान की हार लगी तस्वीर के सामने बैठा है। उसके अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं है। इसी से उसके अकेलेपन का पता चलता है। थोड़ी देर में फाइलान के शव को लाया गया। इधर फाइलान ने जैसे ही अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला, पुलिस की जीप पहुंची और कांग को जबरदस्ती उठा ली गई। दोनों ने एक झलक एक दूसरे को देखा तो सही, लेकिन कांग उसे नहीं पहचानता। पुलिस उसे गाड़ी में भरकर ले गई और वहीं रास्ते पर खड़ी फाइलान उसे देखती रह गई। आज वो उसे पहचानता है, लेकिन फाइलान तो जा चुकी है। शाम को फिर से कांग ने बहुत पी ली और नशे में कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी का क्या करूंगा। वो पहला इंसान जिसने मुझे अच्छा कहा, जिसने मेरे जहन में ये बात जगाई कि मैं किसी लायक हूँ, वो तो मर चुकी है। अब मैं कहाँ से लाऊं उसे। मैं तो फिर से अकेला हो गया। वो तो चली गई। अगले दिन फाइलान के शव को जलाने के बाद उसकी अस्थियां लेकर वो जा रहा है। यौन अब तक तो समझ चुका है कि उसकी मौत को लेकर कांग बहुत भावुक है। तभी यौनसिक का फोन आया। उसे काम खत्म करके जल्दी बुलाया है। वहां से कांग मिसेस हान के यहाँ आया, जहाँ फाइलान रहती थी। उसे वहां देखते ही मिसेस हान उसे बहुत बुरा भला कहने लगी। उस पर बहुत गुस्सा किया कि वो अब क्यों आया है जब वो मर चुकी है। पता है उसने तुम्हारा कितना इंतजार किया। बेचारी अकेली रही और अकेले ही मर गई। कांग चुपचाप सुन रहा है। अब वो उसके कमरे में बैठा है। कुछ खास सामान नहीं है। जागीर के तौर पर उसकी मैरिज सर्टिफिकेट और वो लाल रुमाल पड़ा है। निकलते वक्त मिसेस हान ने फाइलान की आखिरी चिट्ठी उसे पकड़ाई। उसने कहा था, अगर मेरे जाने के बाद तुम मिलने आए तो ये दे देना। अब समंदर किनारे कांग ने बैठकर उसकी चिट्ठी खोली। लिखा है, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे जाने के बाद आप मुझसे मिलने आए। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना था, मगर जिंदगी रहते मुलाकात का मौका ही नहीं मिला। मुझे आपसे कहना था कि मैं आपका इंतजार करते करते आपसे प्यार करने लगी हूँ। आपने मेरे लिए बहुत किया। काश मैं आपसे मिल पाती, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब जब मैं जा रही हूँ तो बस एक गुजारिश है, मुझे अपनी पत्नी की इज्जत के साथ मरने देना। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। आपकी फाइलान। कांग वहीं बैठे बैठे कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाते हुए रो पड़ा। 2 दिन की देरी हो गई। काश हम मिल पाते। जैसे ही अगले दिन कांग अपने शहर पहुंचा, यौनसिक का उसे बुलावा आया। पुलिस पागलों की तरह पूरे शहर में कातिल की तलाश कर रही है,
यहाँ तक कि मेरे दरवाजे तक भी आ पहुंची है। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। ये लो तुम्हारे नाव की चाबी। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कांग ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने गांव वापस चले जाना चाहता हूँ। अब कांग कमरे में जाने की तैयारी कर रहा है। उसके पास एक बैग में कुछ कपड़े और हाथ में फाइलान की अस्थियां है। उसका दोस्त यून बोला, तुम अभी नहीं जाना, यहीं रुकना, और उसके खाने पीने का इंतजाम करने चला गया। उसके जाने के बाद कांग ने वहीं पड़ी एक दराज में कुछ रुपए डाल दिए। यॉन ने इतने दिनों तक अपने पास रखा, उसके मुसीबतों में उसका साथ दिया, कि तभी अचानक उसका ध्यान वीडियो कैसेट के बीच फाइलान के नाम के कैसेट पर गया। ये उस दिन बनाई थी जब यून अचानक उसे रास्ते में मिल गया और मजाक करते हुए उसकी एक वीडियो बना ली। कहा कि उसके पति को भेजी जाएगी, और भोली फाइलान जिसमें उसका शुक्रिया कर रही है। कांग उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। दोनों कभी नहीं मिले, ना ही एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता है। फिर कैसे कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? इस एहसास को महसूस दोनों ने किया। फर्क इतना है कि वक्त एक नहीं था। प्यार इंसान को बदल सकता है, किसी में उम्मीद जगा सकता है, उसकी पूरी शख्सियत बदली जा सकती है। आज ये नई जिंदगी, नया जज्बा, नया हौसला उसे फाइलान का दिया हुआ है। कांग अपनी बची जिंदगी वैसे बिताएगा जैसे वो हमेशा से सोचा करता था। वो अपने गांव जाकर अपनी मेहनत से एक छोटी मछली की नाव खरीदेगा और वैसा बनेगा जैसा फाइलान चाहती थी। लेकिन ये सपना भी पूरा नहीं हो पाया। पीछे से यॉन के आदमी ने आकर उसका गला दबा दिया। उसका दम घुट रहा है, आंखें धुंधली हो रही है, और उसके सामने फाइलान का वो मासूम सा चेहरा है जो उसका इंतजार करते हुए कोई गीत गुनगुना रही है। और इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके दिलो दिमाग में क्या असर छोड़ गई? क्या आप कभी ऐसा प्यार करने वाला चाहेंगे, या क्या कभी आपको ऐसा प्यार हुआ है? मुझे कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हम ऐसी कहानियां रोज ला सके इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।